वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। मैं प्रशांत मावानी आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। आज 3 मई 2022 है, दिन है ट्यूसडे। हमारे टेबल के ऊपर है चार इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की यूरोप की विजिट के बारे में, एंड विल टॉक अबाउट इट इन डिटेल। उसके बाद जीएसटी, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल और वैक्सीनेशन के साथ जुड़े हुए टॉपिक्स आज हमारे टेबल पर हैं। डू चेक आउट माई मोटिवेशनल पॉडकास्ट क्यूरियसली फॉर एवर, ये सभी बड़े पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं। रीसेट आफ्टर यूक्रेन, इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब यूरोप के 3 देशों की यात्रा पर जाने वाले हैं। वन इज जर्मनी, फ्रांस एंड द थर्ड वन इज डेनमार्क। कल मैंने आपको बाल्टिक सी रीजन के बारे में बात की थी, और आप में से कल बात की थी या फिर उससे सैटरडे को बात की थी, आई थिंक कल बात की थी, इज़ इट? हमने यस कल ही हमने बात की थी कि कैसे न्यूक्लियर वॉर और वो वाला टॉपिक रिमेंबर। तो फिनलैंड और स्वीडन को आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने लोकेट किया होगा। एक स्टूडेंट ने तो ये सारे बाल्टिक सी के साथ बॉर्डर शेयर करने वाले जो देश हैं उनका नाम भी कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड किया था। तो दिस आर द थिंग्स दैट यू नीड टू डू, यू नो। एनीवे, तो ये एक बाल्टिक सी यहाँ पर है, तो मैंने सोचा कि आपको इसके साथ जुड़ी हुई एक चीज़ बता दूं। नाउ लेट्स लुक एट जर्मनी, राइट। तो ये पहला देश है। प्राइम मिनिस्टर सबसे पहले जो है वो जर्मनी जाएंगे, बर्लिन। आफ्टर दैट प्राइम मिनिस्टर विल गो टू पेरिस, और उसके बाद वो जाएंगे कोपेनहेगन, जो डेनमार्क का कैपिटल है। तो ये 3 यूरोपियन देशों की यात्रा पर प्राइम मिनिस्टर साहब जाने वाले हैं, और इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट टूर ऑफ कोर्स। द रीज़न इज़ कि विश्व युद्ध 2 के बाद पहली बार हमें यूरोप में इस प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला है। यूक्रेन के 5 मिलियन लोग, यानी कि 50 लाख लोगों की यहाँ पर बात हो रही है, राइट। रिमेंबर, हमारे देश के लिए 50 लाख इट्स नॉट ए बिग नंबर, क्योंकि हमारे देश की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है। लेकिन ये सारे देश जो है ना, उनके लिए 5 मिलियन और इतनी पॉपुलेशन, दैट मीन्स टू मच, राइट। उनके लिए ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। ऑफ कोर्स 5 मिलियन लोगों की जान की जो वैल्यू है वो हमारे देश में भी उतनी ही है, बट आई होप यू अंडरस्टैंड जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि वहाँ पर क्योंकि पॉपुलेशन बहुत कम है और इतने लोग, 5 मिलियन लोग अगर रेफ्यूजीज हैं, तो उनके लिए ये बहुत बड़ी बात है। More than 5 million refugees from Ukraine are now living in host countries across the continent. अलग अलग देशों में अब यूक्रेन के लोग जो हैं, उनको कुछ लोगों को जर्मनी ने बुला लिया, कुछ लोगों को दूसरे किसी देश ने, पोलैंड ने बुला लिया, तो ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। अब हमने न्यूक्लियर थ्रेट्स के बारे में कल ही बात की थी, तो आई एम नॉट गोइंग टू मच इनटू इट, लेकिन एक रशिया की तरफ से एक न्यूक्लियर थ्रेट जो है वो भी आई है, और रशिया ने बेसिकली यही कहा है कि न्यूक्लियर वेपन्स को भी आप इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आवश्यकता रही, अगर वेस्टर्न वर्ल्ड ने बहुत सारा प्रेशर एक्सेट्रा ये सारी चीज़ें की, तो फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, वी हैव टू यूज़ न्यूक्लियर वेपन्स। ऐसा एक पॉइंट जो है वो रशिया ने रखा है। अब बात करते हैं जर्मनी के बारे में। देखिए, ये पूरा जो कॉन्फ्लिक्ट है, इस चीज़ को लेकर जर्मनी का अप्रोच थोड़ा अब पैसिफिस्ट है, और जर्मनी के जो चांसलर हैं ओलाफ स्कॉल्स, तो वो गए थे रशिया, राइट। वहाँ पर व्लादिमीर पुतिन से उनकी मुलाकात हुई। उसके बाद वो गए यूक्रेन गए, वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ उनकी मुलाकात हुई, लेकिन वो युद्ध रोक नहीं पाए। तो पहले जर्मनी जो है वो काफ़ी एक न्यूट्रल तरीके से था, वो नहीं चाहता था कि दोनों देशों के बीच में युद्ध हो। लेकिन जब युद्ध स्टार्ट हो गया और चीज़ें जो हैं वो और ज़्यादा सीवियर होने लगी और यूएसए का बहुत ज़्यादा प्रेशर आने लगा, तो अब जर्मनी ने यह तय किया है कि वो यूक्रेन को कुछ वेपन्स प्रोवाइड करेगा ताकि वो रशिया के सामने टिक सके। और इनफैक्ट जर्मनी ने हथियार प्रोवाइड करने की शुरुआत जो है वो कर दी है। इसी के साथ साथ जर्मनी ने अब ये भी तय किया है कि वो और ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करेगा अपने खुद के डिफेंस में, ताकि फ्यूचर में कभी भी जर्मनी को इस प्रकार की सिचुएशन फेस ना करनी पड़े। जो चांसलर हैं वहाँ के, जैसे हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर है वैसे वहाँ पर चांसलर हैं, या फिर हमारे देश में जैसे प्रेसिडेंट है तो वहाँ पर चांसलर हैं। तो जो चांसलर हैं ओलाफ स्कॉल्स, तो वो एंटी वॉर सोशल डेमोक्रेट हैं, और उन्होंने यहाँ तक डिसाइड किया है कि अब मॉस्को यानी कि रशिया से
एनर्जी, ऑयल और गैस जो है वो धीरे धीरे करके जर्मनी कम खरीदेगा। नाउ रिमेंबर, रशिया का सबसे बड़ा यूरोप में अगर कोई कस्टमर है ऑयल और गैस का तो दैट इज़ जर्मनी। लगभग 40% जितना एनर्जी मीन्स जो रशिया, जो यूरोप को जो गैस चाहिए, जो ऑयल चाहिए, तो 40% जितना जो है वो रशिया से आता है। और इसमें भी सबसे बड़ा कस्टमर अगर कोई है तो दैट इज़ जर्मनी। और जर्मनी के लिए ही नॉर्ड स्ट्रीम 2 जो पाइपलाइन है ये डायरेक्टली जर्मनी के लिए ही, मीन्स डेडिकेटेड टू जर्मनी है ये। अगर आप इसकी डिटेल में जाएंगे तो आप देखेंगे कि रशिया ने सारा खर्च उठाया ताकि जर्मनी को वो ये ऑयल एंड गैस जो है वो विदाउट एनी हिंड्रेंस प्रोवाइड कर सके। लेकिन जस्ट इमेजिन कि कितना ज़्यादा प्रेशर होगा जर्मनी पर कि इतना इम्पोर्टेंट सोर्स जो है उनकी एनर्जी का, तो उसको कट डाउन करने के लिए जर्मनी जो है वो तैयार हो चुका है। स्कॉल्स जो हैं उन्होंने कहा द वॉर विल बी एट द टॉप ऑफ द एजेंडा ड्यूरिंग मोदीज विजिट। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की विजिट के दौरान जो वॉर वाली सिचुएशन है दैट विल बी टॉप ऑफ द एजेंडा। और जर्मनी चाहेगा कि एक स्टैंड ले इंडिया, रशिया के खिलाफ कुछ कहें, थिंग्स लाइक दैट। देखिए, यूएसए पहले चाहता था कि भारत एक स्टैंड ले, लेकिन अब भारत ने क्लियरली बता दिया है कि हमारा स्टैंड जो है वो ये है। आई एम श्योर जर्मनी के साथ भी यही होगा। जर्मनी की एक्सपेक्टेशन ये है कि भारत कुछ कहे और इट इज़ एक्सपेक्टिंग कि भारत रशिया को अकाउंटेबल ठहराए, ये वो एक्सेट्रा। लेकिन भारत के और रशिया के भी इम्पोर्टेंट टाइज़ हैं। नो डाउट जिस प्रकार से रशिया बिहेव कर रहा है तो भारत के लिए ये काफ़ी चैलेंजिंग हो चुका है कि हम चुपचाप रहें, कुछ ना बोले। लेकिन एनीवे वी हैव टू मीन्स ये दुनिया को तो भारत यही बताएगा कि क्योंकि हमारे अच्छे रिलेशनशिप हैं तो भारत यही कहेगा कि देखिए हमारे रिलेशनशिप अच्छे हैं और हम न्यूट्रल इसलिए रहें, हमने वोटिंग इसलिए नहीं की ताकि हम रशिया को भी परसुएड कर सके, उनको भी कन्विंस कर सके कि देखिए अब ये युद्ध जो है वो रोक दीजिए एक्सेट्रा। एंड आई एम श्योर भारत जो है वो रशिया के साथ डीपली एंगेज्ड है, उनके साथ बातचीत कर रहा है और भारत चाहता भी है कि ये युद्ध जो है वो रुक जाए, क्योंकि इसकी इम्पैक्ट जो है वो हमारे ऊपर भी हो रही है। इकोनॉमिकल इम्पैक्ट हो रही है और इन जनरल इम्पैक्ट भी हमें आज नहीं तो कल देखने को मिलेगी ही, इज़न्ट इट। प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन की जीत हुई है फ्रांस में, लेकिन फ्रांस में एक और इश्यू हो चुका है। फ्रांस में जो राइट विंग है उसकी एक आप कह सकते हैं ये धीरे धीरे फेमस होता जा रहा है। लास्ट इलेक्शन के कंपैरिजन में इस इलेक्शन को देखें तो राइट विंग जो है उनको काफ़ी ज़्यादा वोट्स मिले कंपेयर टू लास्ट इलेक्शन। और यूरोप के बहुत सारे देशों में ये राइट विंग की वेव जो है वो चल रही है, तो चीज़ें जो है वो थोड़ी और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकती है। सेम थिंग गोज़ विथ इमैनुअल मैक्रोन एज वेल। प्रेसिडेंट मैक्रोन भी व्लादिमीर पुतिन को मिलने के लिए गए थे मॉस्को, फिर वो वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को भी मिले। वो चाहते हैं कि ऑफ कोर्स जर्मनी की तरह फ्रांस भी चाहता था कि ये युद्ध ना हो, लेकिन ये युद्ध जो है वो फाइनली हो गया। फ्रांस की कुछ कंप्लेंट्स हैं। देखिए, इंडो पैसिफिक रीजन फ्रांस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने कई बार रीयूनियन आइलैंड्स और दूसरे आइलैंड्स को लोकेट किया है, इज़न्ट इट, कि फ्रांस के कुछ आइलैंड्स जो हैं वो इंडियन ओशियन में भी हैं। तो दिस मेक्स फ्रांस ए स्टेक होल्डर इन इंडियन ओशन एज वेल एज इंडो पैसिफिक। अब फ्रांस जो है वो एक डेमोक्रेटिक देश है, लेकिन ये देश क्वाड का मेंबर नहीं है। दूसरी चीज़ जो ऑकस हुआ, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए कि ऑस्ट्रेलिया को जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है ये यूएसए प्रोवाइड करेगा विद द हेल्प ऑफ यूके। और ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के बीच में सबमरीन को लेकर डील चल रही थी और अचानक से ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस को ड्रॉप कर दिया और ये ऑकस को ज्वाइन कर लिया। तो फ्रांस जो है उसको बहुत ही बुरा लगा। फ्रांस को लगा कि दिस इज़ बैक स्टेबिंग, कि हमारे ही दोस्तों ने हमारी पीठ पर एक छुरा भोंप दिया। इट्स लाइक कि आपने हमारे साथ चीटिंग की, हमारी बातचीत चल रही थी, आपने हमें बताया भी नहीं और ऑल ऑफ द सडन आप इस ऑकस में चले गए। तो फ्रांस जो है वो एक मीन्स फ्रांस एक इंडिपेंडेंट देश है ऑफ कोर्स, राइट। नेटो के बारे में भी कई बार इमैनुअल मैक्रोन साहब ने बताया है कि नेटो जो है इट्स लाइक ये डेड हैं और नेटो कुछ काम नहीं कर पाता एक्सेट्रा। और वो कई बार कहते आए हैं कि यूरोप को खुद को अपनी सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अपने हाथों में ले लेनी चाहिए। तो यहाँ पर कुछ दरारें हैं एज फार एज
international geopolitics is concerned as far as Quad, AUKUS, etc. और यहाँ पर मोदी साहब जब जाएंगे फ्रांस तो फ्रांस और इंडिया के रिलेशनशिप के बारे में बातचीत होगी और जियो पॉलिटिक्स में कैसे फ्रांस और इंडिया मिलकर काम कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों पर बातचीत होगी। रही बात डेनमार्क की, तो एक इंडिया नॉर्डिक समिट, बताइए नॉर्डिक देश कितने हैं? आई एम नॉट आस्किंग ए नंबर, मैं नाम पूछ रहा हूँ, तो इनके नाम आपको बताने हैं, राइट? नॉर्डिक देशों के लोकेट कीजिए इनको, इनके नाम बताइए कमेंट सेक्शन में, ये आपको प्रोवाइड करना। दिस इज टास्क नंबर 1 फॉर यू, ये होमवर्क है आपके लिए। तो इंडिया जो है वो इस नॉर्डिक समिट को अटेंड करेगा, इंडिया नॉर्डिक समिट, और यूरोपियन देशों के साथ हमारा ट्रेड और क्लाइमेट चेंज को लेकर पार्टनरशिप्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस होगी। एंड ऑफ कोर्स कल ही हम बात कर रहे थे ये स्वीडन और फिनलैंड के बारे में कि अगर आपने नेटो ज्वाइन किया तो फिर रशिया ने ये कहा कि हम यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स और हाइपरसोनिक मिसाइल्स जो हैं वो बाल्टिक सी रीजन में रख देंगे। Strategic convergence with a Europe that looks to US as a guarantor of its security interests would require India to make important shifts in its own relationships. यूरोप जो है, जैसे मैंने आपको फ्रांस का एक पॉइंट बताया ना कि यूरोप हमेशा से यूएस पर निर्भर रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे चीज़ें जो है वो यहाँ पर चेंज हो रही हैं। भारत को G7 की मीटिंग में एज ए इनवाइट किया गया है, इनविटेशन दिया गया है कि आप यहाँ पर इस मीटिंग में आइए, G7 की मीटिंग को अटेंड कीजिए। और यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत जो है वो एक लंबे समय से चल रही है। अब भारत ने यूएई के साथ, लेट मी राइट इट डाउन हियर, ये वीडियोस अवेलेबल हैं, नहीं देखे तो देख लीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया के साथ, यूके के साथ बातचीत हो रही है। तो ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की डील्स है ना, ये डील्स फ्यूचर में ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो यूरोपियन यूनियन के साथ भी हम करने वाले हैं। तो ये बातचीत लंबे समय से पेंडिंग है और होपफुली ये जो विजिट है प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की, इसमें इसको एक प्रकार की एक बूस्ट जो है वो मिलेगा। सो दैट्स एवरीथिंग एज फार एज प्राइम मिनिस्टर मोदीज 3 नेशन टूर, यूरोप की जो टूर है उसके साथ जुड़े हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपके साथ तो शेयर कर दिए हैं। अब हमें इस पर नज़र रखनी है, जैसे जैसे अलग अलग देशों में प्राइम मिनिस्टर साहब जाएंगे हमें आर्टिकल्स, एडिटोरियल्स पढ़ने को मिलते रहेंगे एंड विल टॉक अबाउट इट इन डिटेल, ठीक है? जीएसटी सिग्नल्स, द हिंदू का ये आर्टिकल है। अप्रैल का जो कलेक्शन रहा जीएसटी का, अगर आप फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस देखते हैं तो आपको सारी डिटेल्स पता होगी, नहीं देखते हैं तो प्रश्न है क्यों नहीं देखते हैं? आपको ये देखना ही चाहिए, क्योंकि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इकोनॉमी, बिजनेस, राइट, इकोनॉमिक, बिजनेस, फाइनेंशियल न्यूज़ जो हैं उसके साथ जुड़े हुए टॉपिक्स आपको पूछे ही जाते हैं, तो यू शुड बी अवेयर अबाउट इट। तो नहीं देखते हैं देन आई हाईली रिकमेंड यू गाइज टू चेक आउट फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस, या इसी चैनल पर अवेलेबल हैं हर रोज़। जस्ट लाइक ये वाला लेक्चर जो है वैसे ही हर रोज़ फाइनेंशियल लेक्चर भी प्रोवाइड किया जाता है, और ये छोटा सा लेक्चर होता है, 10 से 15 मिनट का लेक्चर होता है, नहीं देखते हैं तो देखना ही है आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अप्रैल में जो जीएसटी का कलेक्शन हुआ दैट इज़ 1.67 लाख करोड़ रुपीस, अभी तक का सबसे हाईएस्ट, पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिया, और बहुत बड़ी मार्जिन से ये हाईएस्ट है। पिछले अगर 4 महीनों की बात करें तो 3 महीनों ने रिकॉर्ड्स तोड़े। जनवरी में कलेक्शन जो है ये 1.41 लाख करोड़ रहा, इट वाज अगेन ए रिकॉर्ड। उसके बाद मार्च का रिकॉर्ड रहा 1.42, और अब देखिए कि अप्रैल का रिकॉर्ड है 1.67। तो ये ग्राफ जो है वो ऐसे जा रहा है, विच इज़ ए गुड थिंग ऑफ कोर्स। ओवरऑल जीएसटी रेवेन्यू जो है वो 2021-22 में 30.8% ज़्यादा रहा, और कलेक्शन रहा 14.9 लाख करोड़ रुपीस। कुछ 2 महीने ऐसे थे कोविड की सेकेंड वेव के टाइम पर जब कलेक्शन 1 लाख से कम रहा, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें 14.9 लाख करोड़ रुपीस पर ईयर इज़ नॉट बैड एट ऑल। और जो 20% ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू अपटिक है, यानी कि हर साल 20% से इसका ग्रोथ हुआ है पिछले 5 सालों में, तो दैट इज़ ऑल्सो ए गुड थिंग। अब बात जो है वो कॉम्पनसेशन सेस की है कि जब जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया गया था तब पहले 5 सालों के लिए हर राज्य को 14%
हर साल 14% जो भी उनको पहले इनकम मिलती थी, रेवेन्यू जो आता था टैक्स से, तो उसमें और 14% ऐड कर दिया। फिर नेक्स्ट ईयर जो टोटल 14% ऐड की जो अमाउंट है 100 है, तो 114, फिर 114 का 14%, तो ऐसे 5 सालों का कमिटमेंट था। इसी साल जून में ये कमिटमेंट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। जुलाई से ये जो हर साल जो 14% एक्स्ट्रा देने की बात थी वो अब बंद हो जाएगा। तो ये एक थोड़ा चिंता का विषय होगा कुछ राज्यों के लिए, लेकिन जिस प्रकार से जीएसटी का कलेक्शन हुआ है, अच्छा कलेक्शन हुआ है, तो आई डोंट थिंक सो दैट विल बी ए प्रॉब्लम। कॉम्पनसेशन सेस जो हैं इसको 2026 तक एक्सटेंड किया गया है, और इसके पीछे रीज़न ये है कि कोविड के टाइम पर जो पैसे बोरो किए सेंट्रल गवर्नमेंट ने और राज्य सरकारों को दिए, तो इसको रीपे करने के लिए, ये जो लोन है एक प्रकार की, इसको रीपे करने के लिए इस सेस का इस्तेमाल जो है वो किया जाएगा। द सेंटर needs a mechanism to expedite payment of outstanding compensation dues to states। अभी कुछ 78,700 करोड़ रुपीस जो है वो राज्यों को देने हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, और इस चीज़ को थोड़ा और ज़्यादा फटाफट करने की ज़रूरत है। इसमें बहुत डिले हमें देखने को मिला है, और फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कहा है कि डिले की वजह जो है वो ये है कि कॉम्पनसेशन सेस फंड में अभी इतने पर्याप्त पैसे नहीं है, इसकी वजह से चीज़ें जो है वो थोड़ी डिले हुई हैं। वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग जो है वो सितंबर 2021 के बाद प्रॉपर मीटिंग जो है वो नहीं हुई है, और अब की जो मीटिंग होगी मीन्स एक अच्छी मीटिंग, एक थरो मीटिंग होने की रिक्वायरमेंट है, एक प्रायोरिटी है। और इसमें बहुत सारी चीज़ों पर जो टैक्स हैं उसको रैशनलाइज करने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ों को आपको हायर स्लैब में डालना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को लोअर स्लैब में डालना पड़ेगा। कंप्लायंस जो है वो काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया, तो बहुत सारे लोग जो फेक जीएसटी और इन सारी चीज़ें कर रहे थे तो उनको भी पकड़ा गया है, और काफ़ी अच्छा टैक्स बेस जो है वो बेसिकली वाइड हुआ है जीएसटी का, तो दैट इज़ ए गुड न्यूज़, और इसकी वजह से कलेक्शन जो है वो अच्छा हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना ये है कि इतना अच्छा कलेक्शन का मतलब है कि रिकवरी जो है वो बहुत फास्ट हो रही है, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि सिर्फ रिकवरी की वजह से ही कलेक्शन जो है वो ज़्यादा नहीं होता है। नो डाउट रिकवरी जो है वो काफ़ी अच्छी हुई है। ई वे बिल्स को अगर आप देखें, और जस्ट वन एग्जांपल है, ई वे बिल को अगर आप देखेंगे देन एज वेल यू विल फाइंड के रिकवरी जो है वो हो रही है। लेकिन इसी के साथ साथ जो इनपुट कॉस्ट है, यानी कि जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट है, वो भी काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है, और रॉ मटेरियल का कॉस्ट जब इंक्रीज़ होता है तो आपका ओवरऑल प्रोडक्ट जो है उसकी कीमत भी बढ़ जाती है, और उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा तो फिर वो भी इंक्रीज़ है। कि 100 रुपये की चीज़ है तो उसके ऊपर 5 रुपये आपको मीन्स 5% जीएसटी है लेट्स से, तो 95 कीमत हो गई, लेट्स से 100 कीमत है, तो 105 में वो चीज़ आप बेचेंगे तो सरकार को 5 रुपये मिलेगा। अब यही 100 रुपीज़ वाली चीज़ जो है उसकी कीमत 150 हो जाएगी, तो सरकार उसके ऊपर 5% जो स्लैब लगेगा तो सरकार का रेवेन्यू भी इंक्रीज़ होगा, इज़न्ट इट। तो ये चीज़ है जिसकी वजह से हायर रिटेल इन्फ्लेशन की वजह से और हायर इनपुट कॉस्ट की वजह से कलेक्शन जो है वो थोड़ा इंक्रीज़ हुआ है। लेकिन सरकार को मीन्स आरबीआई इस चीज़ को लेकर चिंतित है, सरकार भी चिंतित है, देश भी चिंतित है कि इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा है, पेट्रोल और इन सारी चीज़ों की प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा है, तो अब इस चीज़ को थोड़ा कंट्रोल में लाने की ज़रूरत है। और एक जीएसटी की मीटिंग जो है, जीएसटी काउंसिल की एक मीटिंग, एक थरो मीटिंग भी रिक्वायर्ड है, क्योंकि हमने देखा कि सितंबर 2021 से एक प्रॉपर मीटिंग जो है वो नहीं हुई है। वी नीड ए प्रॉपर मीटिंग, और बहुत सारा काम जो है वो जीएसटी काउंसिल को करना है। तो लेट्स होप कि ये मीटिंग जो है वो जल्द से जल्द कंडक्ट होगी। नो शॉर्ट सर्किट्स, द हिंदू का ये आर्टिकल है। हमने देखा दोस्तों कि हमारे देश में खास करके टू व्हीलर्स की बात करें तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स ईवीज जो हैं उनमें आग लगने के केसेस अलग अलग जगहों से हमें देखने को मिले, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है कि एक एक्सपर्ट पैनल जो है वो गठित की गई है ताकि ये बैटरी एक्सप्लोजन को इन्वेस्टिगेट किया जा सके। कुछ मैन्युफैक्चरर्स ने अपने इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर्स को रिकॉल करना स्टार्ट कर दिया। रिकॉल यानी कि वो कस्टमर को कॉल करेंगे और कहेंगे कि आपका व्हीकल जो है वो हम कलेक्ट करवा रहे हैं, कुछ दिनों के लिए उसको देखा जाएगा, रिपेयर किया जाएगा, उसमें कोई इश्यूज, एक प्रकार का डबल चेक किया जाएगा, और डबल चेक करके आपको आपका जो व्हीकल है वो वापस दिया जाएगा। वाहन डेटाबेस अप्रैल 2022 का जो है वो ये कहता है कि हमारे देश में 11 लाख ईवीज आज ऑपरेशनल हैं, और
लिथियम आयन बैटरी की कीमत जो 2010 में थी उसके कंपैरिजन में 2022 में देखें तो 89% जितना प्राइस में ड्रॉप देखने को मिला है। आई एम श्योर जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को चार्ज करने की फैसिलिटी आ जाएगी, कि जैसे व्हेन आई से चार्ज करने की फैसिलिटी आई मीन टू से कि अगर फटाफट चार्ज हो जाएगा, लेट्स से 5 मिनट में अगर चार्ज हो गया आपका पूरा व्हीकल, चाहे वो आपकी कार हो या फिर आपका मोटरसाइकिल हो या फिर 3 व्हीलर हो या फिर बस हो, अगर 5 मिनट में ये चार्ज हो जाएंगे तो फिर दैट्स इट राइट। फिर ये ICE इंजन्स जो हैं, इंटरनल कंबशन इंजन्स, डीजल और पेट्रोल इंजन्स जो हैं वो मीन्स उन कंपनीज को फटाफट शिफ्ट होना पड़ेगा, वरना तो फिर दूसरी कंपनीज जो हैं वो अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब कर लेगी। अब ईवी में शिफ्ट जो है हम सब होना चाहते हैं। पेट्रोल और डीजल की प्राइस भी एक पुश फैक्टर है। ईवी की जो चीप प्राइस है, आई मीन टू से कि उसको यूज़ करने की जो प्राइस कम है, तो दैट इज़ ऑल्सो ए पुल फैक्टर। और एनवायरमेंटल बेनिफिट्स भी हैं, लेकिन सेफ्टी के साथ किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। जनरली बैटरी में आग तब लगती है जब हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल, ये तीनों चीज़ों का कन्वर्जेंस जब होता है तब बैटरीज में आग लगती है। अब जो भी इंजीनियरिंग कंपनीज हैं उनको कटिंग एज टेक्नोलॉजी को डिप्लॉय करना पड़ेगा राइट। ऐसा नहीं चलेगा कि आप चीज़ों को स्पीड अप करने के लिए फिर सेफ्टी को नकार दें, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो फिर इस प्रकार के केसेस हमें देखने को मिलेंगे। एंड रिमेंबर, ईवीज जो हैं दिस आर द फ्यूचर। और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि डोमेस्टिक मार्केट के लिए, ग्लोबल मार्केट के लिए भी अगर भारत को व्हीकल्स बेचने हैं तो हमें सेफ्टी को नंबर 1 प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। वी कैन लर्न समथिंग फ्रॉम वॉल्वो टू बी ऑनेस्ट। द ऑनस इज ऑन मैन्युफैक्चरर्स एंड रेगुलेटर्स। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो मैन्युफैक्चरर्स और सरकार की रहेगी कि किस प्रकार के टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड्स जो है वो हम डेवलप करते हैं। नितिन गडकरी साहब ने कह दिया है कि मिनिस्ट्री कुछ ही समय में गाइडलाइंस इश्यू करेगी कि किस प्रकार की टेस्ट जो है वो ईवीज़ को करनी है, कंप्लायंस, स्पेसिफिक सेफ्टी नॉर्म्स एक्सेट्रा। और नितिन गडकरी साहब ने ये भी कहा था ये सारी कंपनीज़ को, ईवी कंपनीज़ को, खास करके 2 व्हीलर्स ईवी कंपनीज़ को, कि आप व्हीकल्स को रिकॉल कर लीजिए, वापस बुलाकर उनको चेक कर लीजिए। अगर फिर पता चला कि आपने चेक नहीं किया तो सरकार आप पर हैवी पेनल्टीज़ भी लगाएगी। Manufacturers and other companies in the EV supply chain should also proactively work in recalling defective batches. अब proactively, don't wait for the customer, आप खुद कस्टमर को अप्रोच कीजिए और उनका व्हीकल जो है वो एक फ्री चेकअप के लिए बुलाइए। और अगर आप ऐसा करेंगे ना तो द बेस्ट थिंग इज़ आपकी ब्रांड की वैल्यू जो है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएगी। उनको, कस्टमर्स को ये चीज़ हमेशा याद रहेगी कि इस पर्टिकुलर कंपनी, ईवी कंपनी ने उनका व्हीकल जो है उनको बुलाया, उनको आराम से आप लॉन्ज में बैठेंगे, आपको चाय पिलाएंगे या फिर कोल्ड ड्रिंक पिलाएंगे, थोड़ा बहुत नाश्ता करवाएंगे और वर्कशॉप में आपका जो व्हीकल है वो चेक हो जाएगा। सारी चीज़ें अगर ओके हैं तो फिर आपको व्हीकल वापस दे दिया जाएगा या फिर आपको ड्रॉप कर दिया जाएगा आपके घर या फिर ऑफिस के एड्रेस पर। और ये थोड़ा एक्सपेंसिव रहेगा, लेकिन ब्रांडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इतनी अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटजी मीन्स ऐसा मौका जो है वो कंपनीज़ को नहीं मिलेगा। आई होप ये मौका जो है वो कंपनीज उठाए और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को टॉप लेवल तक ले जाए। कन्विंस नॉट कोर्स, टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है नो वन कैन बी फोर्स्ड टू गेट वैक्सीनेटेड। यस, आर्टिकल 21 जो है हमारे देश का, मीन्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ये राइट टू बॉडीली इंटीग्रिटी आर्टिकल 21 के तहत आता है और मना कर सकते हैं कि हमें वैक्सीनेट जो है वो नहीं होना है। एक राइट टू प्राइवेसी है राइट, और इसमें 3 चीज़ें हैं, ट्रिपल टेस्ट इसमें आती हैं। एक है लीगलिटी, एक है नीड और एक है प्रोपोर्शनैलिटी। क्योंकि जब हम आर्टिकल 21 की बात करते हैं और कहते हैं राइट टू रिफ्यूज़ टू गेट वैक्सीनेटेड या फिर राइट टू बॉडीली इंटीग्रिटी, तो अगर बहुत सारे लोग ऐसा कहें कि नहीं हमें वैक्सीन नहीं लेनी है तो और कोविड स्प्रेड होता जाएगा तो फिर क्या, कैसे इसको हैंडल किया जाएगा। तो इसमें आता है राइट टू प्राइवेसी का ये जजमेंट। लीगलिटी कि एक प्रॉपर लॉ होना चाहिए। सेकंड थिंग, नीड इज़ डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ लेजिटिमेट स्टेट एम, कि सरकार को क्यों मीन्स लेजिटिमेट रीज़न देना है कि क्यों इस व्यक्ति को वैक्सीनेशन लेने की ज़रूरत है, ज़्यादा लोगों को ध्यान में रखते हुए राइट, या फिर पब्लिक गुड को ध्यान में रखते हुए। प्रोपोर्शनैलिटी रिक्वायर्स दैट द रिस्ट्रिक्टिव मीन्स
employed must seek out effective alternatives and invade individual rights only to minimum degree necessary. For example, अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मुझे चाहिए ही नहीं वैक्सीन, तो फिर आप उसको कह सकते हैं कि भाई आप घर के बाहर नहीं निकल सकते, फिर आप उसको मना कर रहे हैं घर के बाहर निकलने के लिए, तो फिर ऐसा नहीं है कि आप उसको खाने पीने की चीज़ें आपको उसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो ये मीन्स ऑफकोर्स देखिए, ये सारी चीज़ें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड की हैं और बुक्स में ये सारी चीज़ें जो हैं वो चलेगी। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं, मैं भी जानता हूँ कुछ ऐसे पढ़े लिखे लोग जिन्होंने आज भी अपने आप को वैक्सीनेट नहीं करवाया है, राइट। कुछ ऐसे लोग हैं, आप उनको मीन्स उनको नहीं लेना है, यू कैन नॉट फोर्स, उनके ऊपर केस फाइल नहीं कर सकते आप, ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं ये वो एक्सेप्ट, मीन्स उनको नहीं लेनी है हमारे, मीन्स वो उनका एक अधिकार है। अब भले ही हमें पसंद ना आए कि हमने वैक्सीनेशन ले ली है और फिर इनको कोविड का इन्फेक्शन होगा तो इनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, ये सारे रिस्क हैं, लेकिन फिर भी वी कैन नॉट फोर्स दैम। रही बात ऐसे ही खाने पीने की, तो देखिए कोविड के टाइम पर सरकार ने काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की थी, राइट। हमने देखा बहुत सारे एनजीओज़ ने भी काफ़ी अच्छा काम किया, तो वी हैव टू अप्रिशिएट कि सरकार खाने पीने की चीज़ों को लेकर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो प्रोवाइड करवा रही थी। गलतियां भी हुई है, ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ें ही हुई, राइट। हमने देखा कि कैसे मज़दूर जो हैं वो चल कर जा रहे थे और क्या क्या तकलीफ़ें उन्होंने सही हैं, तो वो सारी चीज़ें भी हैं। बट अगर आप किसी को घर से बाहर निकलने के लिए मना कर रहे हैं या फिर उनको क्वारंटीन कर रहे हैं, तो उनको मीन्स, या फिर अगर लेट्स से कोई वैक्सीनेशन नहीं ले रहा है, तो आप ऐसा फोर्स नहीं कर सकते उसको कि आपको वेलफेयर बेनिफिट्स नहीं मिलेगा, आपको जो भी फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो खाने पीने की चीज़ें मिल रही हैं तो वो नहीं मिलेगी, आपको जॉब नहीं मिलेगी, ऐसा आप नहीं कर सकते। दिस इज़ द थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। वैक्सीन्स हैव सेव्ड लाइव्स, नो डाउट अबाउट इट। ये थर्ड वेव जो है ये माइल्ड रहा, उसके पीछे वन ऑफ द मेन रीज़न इज़ वैक्सीनेशन। और जो लोग हॉस्पिटलाइज हुए, ज़्यादातर लोग जो हैं वो अनवैक्सीनेटेड थे, इज़न्ट इट? They should be designed to achieve legitimate aim like minimizing contagion risks for vulnerable people and preventing overrunning of hospitals whenever COVID turns threatening. अगर लोग जो हैं वो वैक्सीनेशन लेना नहीं चाहते हैं, सरकार तब तक उनकी राह देख सकती है या फिर उनको फोर्स नहीं कर सकती जब तक कोई लेजिटिमेट ऐसी रिक्वायरमेंट ना हो। अभी वेव नहीं चल रही है तो दैट्स फाइन, लेकिन अगर बहुत सीरियस सिचुएशन हो जाए, जो सेकंड वेव के टाइम पर हुआ, उससे भी सीरियस सिचुएशन हो जाए, तो उस टाइम पर सरकार शायद आपको फोर्स कर सके, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की रक्षा करने के लिए फिर ये चीज़ जो है वो सरकार को करनी पड़े। सुप्रीम कोर्ट का जब ये जजमेंट आया है इस चीज़ को लेकर के आप फोर्स नहीं कर सकते, तो हमारे देश में ऑलरेडी 96% जितने लोगों ने जो ओवर 15 है तो उन्होंने फर्स्ट डोज ले लिया और 84% लोगों ने सेकंड डोज ले लिया है। बूस्टर डोज की बात करें तो अंडर 60 में इसका ऑफ टेक काफ़ी कम है, एंड वन ऑफ द रीज़न इज़ कि आपको 600-700 रुपये पे करने पड़ते हैं, तो इसकी वजह से भी लोग जो हैं वो मोटिवेट नहीं हो रहे हैं। बट एनीवे, सरकार को लोगों को परस्यूएड करना चाहिए, परस्यूएड इन द सेंस कि आपको कन्विंस करे, मजबूर करने की बात यहाँ पर नहीं है, आपको प्रेरित करें कि आप अपने आप को सेफ रखें और पब्लिक हेल्थ को भी मेंटेन करने में सरकार की मदद करे। तो और इसके लिए सरकार जो है वैक्सीनेशन अगर फ्री में प्रोवाइड करेगी, जैसे करवाई थी वैसे ही अगर फ्री में वैक्सीनेशंस प्रोवाइड की जाएगी और अवेयरनेस कैंपेन्स चलाए जाएंगे, तो आई एम श्योर लोग जो हैं वो जिन्होंने नहीं ली है वो भी वैक्सीन्स लेंगे। और दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। आपके लिए एक प्रश्न है, इसको PDF को डाउनलोड करने के बाद इसको देख लीजिएगा, एंड प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। I'll see you soon with some more interesting topics. Thank you very much for watching this video. God bless you all. Jai Hind.